Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous classes we had completed almost all the topic of assessment like meaning of assessment, nature, purpose, types of assessment, assessment of learning, assessment for learning and assessment as learning. जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ विजिट माय चैनल, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज़ अच्छे से कवर कर दीजिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन. बात करेंगे मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, देखेंगे पर्पस ऑफ इवेल्युएशन की बात करेंगे एंड द मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन. तो देखो, पिछली वीडियो में जब हम बात कर रहे थे असेसमेंट की, तो असेसमेंट हमें बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या परेशानियां आती है बच्चे को सीखने में. उनका पता लगाकर हम बच्चे को प्रॉपर फीडबैक देके बच्चे की लर्निंग को सुधारते हैं. वो हम करते हैं असेसमेंट में, क्योंकि असेसमेंट हमें बताता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सीख रहे हैं और कैसे हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. तो असेसमेंट बताता है. लेकिन आपका जो इवेल्युएशन है वो हमें बताता है कि बच्चों ने क्या सीखा. एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द सेशन, आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी प्रभावी रही है, बच्चों ने कितना सीखा है, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, कितना सीखा है. तो ये जजमेंटल की एक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, कितने परसेंटेज आए हैं. तो इवेल्युएशन ये हमें बताता है कि बच्चों ने एट द एंड कितना सीखा. तो ये प्रोसेस है आपकी इवेल्युएशन की, ये प्रोसेस है आपकी मूल्यांकन की, जहाँ पे आपको जजमेंट किया जाता है, आपकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है. तो बात करते हैं Evaluation in education is the process of judging effectiveness और the worth of educational experience through careful appraisal. तो evaluation क्या है? एक education की ऐसी process है जहाँ पर देखा जाता है कि जितनी भी educational आपके experiences है, क्या वो worth रहे हैं, इफ़ेक्टिव रहे हैं, प्रभावी रहे हैं वो एफर्ट्स टीचर के कि नहीं रहे हैं, कि आपने कितना सीखा है एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो ये हमें बताती है मूल्यांकन इवेल्युएशन प्रोसेस. इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ समथिंग. द वैल्यू कैन बी न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव. इवेल्युएशन क्या है? हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हमें बताता है सपोज दैट एट द एंड ऑफ द जो आपका एंड टर्म एग्ज़ाम है उसमें आपके 100 में से आते हैं 50%, 50% आपके मार्क्स आते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन में. ठीक है, 50% आ गए. तो इस 50% में आप क्या है, आपकी वैल्यू जज हो रही है थ्रू न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव, कि आपको जो है क्वांटिटेटिव या हम बात करें क्वांटिटेटिव पर्पस में, तो क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी में आपको बताया जा रहा है कि आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं. अगर आपको मेज़र किया जाता है कि आप जो है एवरेज टाइप के बच्चा हो, आपका आईक्यू जो है एवरेज है, एवरेज काउंट किया जाता है. तो कहने का मतलब है यहाँ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों तरह से बताया जाता है, दोनों तरह से आपको असेस किया जाता है इवेल्युएशन प्रोसेस में. इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेल्युएशन प्रोसेस आपकी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों तरह की एक प्रोसेस है. फिर बात करते हैं इवेल्युएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड एंड एक्सटेंड टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय पीपल. कि इवेल्युएशन प्रोसेस एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस को देखा जाता है कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है अपनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, या कह सकते हैं कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों ने कितना प्रोग्रेस किया है, बच्चों ने कितना सीखा है. तो ये हमें बताती है इवेल्युएशन. अगर हम बात करें इवेल्युएशन को डाटा कौन लेकर देता है, बट अब देखो एट द एंड जब रिपोर्ट कार्ड अगर आपके हाथ में आता है, तो रिपोर्ट कार्ड में आपका सब कुछ दिया होता है, आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी वैल्यू को जज किया जाता है. तो बेसिकली ये चीज़, ये डाटा उन्हें कौन प्रोवाइड करता है? तो ये इवेल्युएशन को जो डाटा देने का काम है वो रहता है आपके असेसमेंट का, क्योंकि असेसमेंट में हम क्या है, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के थ्रू बच्चे को असेस करते हैं कि बच्चा क्या जानता है, कितना सीखता है. तो ये असेसमेंट ही डाटा कलेक्ट करके देता है इवेल्युएशन को. तो एट द एंड फिर इवेल्युएशन क्या है, फिर ये जजमेंट की प्रक्रिया है. एट द एंड ये जजमेंटल की एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बताती है कि बच्चे की लर्निंग कितनी हुई है, बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या फिर जो शिक्षण विद्या है वो कितनी प्रभावी रही है, कितना वर्थ रहा है उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस.
तो ये इवेल्युएशन एट द हम एंड हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जजमेंटल की प्रोसेस है, जो कि हमें बताती है कि लर्निंग आपकी कितनी हुई है। तो आई होप कंसेप्ट विल बी क्लियर। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। अगर हम बात करें पर्पस ऑफ इवेल्युएशन की, तो मतलब जो आपने पूरी साल पढ़ाया है उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस रही है, क्या वर्थ रहा है उसका, वो हमें बताता है इवेल्युएशन। पर्पस क्या है? बेसिकली बच्चे की नॉलेज को चेक करना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना कि बच्चे ने कितना सीखा है, लेवल को चेक करना, डिफ़िकल्टीज़ देखना, आइडेंटिफाई करना कि बच्चे को कहाँ कहाँ परेशानी आई है, और उन परेशानियों के बाद हमने बच्चे को कैसे रेमेडी प्रोवाइड करनी है। तो ये भी काम है आपके इवेल्युएशन का। इन दो जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको आप देख सकते हो। आप इवेल्युएशन असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप इसको कह सकते हो कि जहाँ पे असेसमेंट में भी आप ये करते हो कि बच्चे की वीकनेस को पता लगा के बच्चे को रेमीडियल प्रोवाइड करते हो। फिर क्या करता है? टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स फॉर प्रमोटिंग टू नेक्स्ट क्लास फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इवेल्युएशन का काम है बच्चे को प्रमोट करना टू द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इवेल्युएशन ही एट द एंड हमें बताता है कि बच्चा पास हुआ है, फेल हुआ है, ग्रेड कितनी आई है। तो कहने का मतलब है जजमेंट की इस प्रक्रिया की हेल्प से बच्चे को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए, और इवेल्युएशन की ही ये प्रोसेस है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिस है आपके एडमिशन का। क्या? इवेल्युएशन प्रोसेस। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन की, तो ये ही क्या है? आपके की पॉइंट्स है। ये जितने भी हाईलाइटेड है या जितने भी बॉक्स के अंदर ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। तो बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन की, तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स क्यों है? क्योंकि देखो जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो उसको देखो डाटा किससे कलेक्ट कर रहा है इवेल्युएशन? आपकी मेजरमेंट से, आपकी असेसमेंट इसको ला कर देता है डाटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट प्लस असेसमेंट, तो इतने सारे एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, तब जाके ये जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इवेल्युएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे कि डाटा कौन दे रहा है? आपका मेजरमेंट, आपका असेसमेंट, आपके टेस्ट जितने भी है, ये सब कुछ डाटा कलेक्ट करके दे रहे हैं इवेल्युएशन को। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग दैट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड। कहने का मतलब है कि जो इवेल्युएशन है ये मेज़र करती है कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितनी प्रभावी रही है, कितनी इफ़ेक्टिवनेस रही है, कितना प्रभावी रहा है आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, वो कितनी प्रभावी रही है। इट मेजर हाउ फॉर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड, कि टीचर ने सबसे पहले जब शुरू हुआ था सेशन, उस समय उसने जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए थे कि मेरे बच्चा इस सेशन में ये ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेगा, ये सीखेगा। तो एट द एंड इवेल्युएशन प्रोसेस हमें बताती है कि बच्चों ने कितने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है, क्या उसने सीखा है एट द एंड। तो ये हमें बताता है इवेल्युएशन। It uses certain tools like test, questionnaire, interview, observation। तो ये इन सभी टूल्स की हेल्प से बच्चे की इवेल्युएशन करता है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, साल भर चलता रहता है। इवेल्युएशन की हेल्प से ही आप क्या करते हो? साल भर बच्चे को असेस करते हो और एट द एंड फिर उसको जो है जजमेंट प्रोवाइड करते हो, जजमेंट देते हो कि पास हुआ बच्चा या फेल हुआ। इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट, क्योंकि क्वालिटी में भी आप बताते हो और क्वांटिटेटिव टर्म में भी बच्चे को बताते हो पास हुआ है, फेल हुआ है, मार्क्स भी प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे आ गया इट गेट्स डाटा फ्रॉम मेजरमेंट एंड असेसमेंट, कि ये डाटा कहाँ से लेता है? डाटा इसको कौन ला कर देता है? मेजरमेंट प्लस असेसमेंट। इट इन्वॉल्व्स वैल्यू एंड पर्पस, असेस स्टूडेंट्स इन ऑल डोमेन, वैल्यू जजमेंट ऑफ पीपल प्लस टीचर परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस। एक लाइन में सब कुछ कंक्लूड कर दिया कि इसमें क्या है? बच्चे की वैल्यू को जज किया जाता है, टीचर की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, और देखा जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस कितनी रही आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, आपका एजुकेशनल प्रोसेस है, वो कितना प्रभावी रहा है, वो हमें बताता है आपका इवेल्युएशन प्रोसेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन की, कि ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसकी सहायता से आप बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। तो देखो ये होता है आपके दो तरीकों से। एक होता है क्वालिटेटिव टर्म में, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, गुणात्मक। दूसरा होता है
क्वांटिटेटिव टर्म में, जिसको हम कहते हैं नुमेरेटिव या मात्रात्मक तरीके से। तो समझते हैं, क्वालिटेटिव में हम बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स की, चेकलिस्ट आता है, रेटिंग, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें हम जस्ट इसको देखेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म को देखेंगे, मात्रात्मक इसको देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव में हम किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे। देखो, ये तो हमने देख लिया था कि जो आपका इवैल्यूएशन है वो आपके दो तरीकों से होता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। मतलब आपके मार्क्स के आधार पे भी बताया जाता है कि आपके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो ये हम देखेंगे। या फिर क्वालिटेटिव में आपको ऑब्जर्व करके आपको बताया जाता है कि आपका क्या है, आप एवरेज के हो, ठीक है, बिलो एवरेज टाइप बच्चे हो, इस तरह का जो है क्वालिटेटिव टर्म में बताया जाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिटेटिव टर्म में कि आपके मार्क्स, आपके न्यूमेरेटिव तरीके से कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, ऐसे कौन कौन सी विधियाँ है जिसकी सहायता से आप इन मार्क्स को ला पाते हैं, ऐसे कौन कौन सी विधियाँ है, ऐसे कौन कौन सी टूल्स है, टेक्निक्स है, वो हम देखेंगे। देखो, बात करें क्वालिटेटिव टर्म की, तो ये होता है आपके 3 तरीकों से। आपके रिटन टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। रिटन टेस्ट में तो आपको पेन पेपर का यूज़ करके, लैंग्वेज का यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। ओरल में क्या करते हो, आप वर्बली क्वेश्चन का आंसर देते हो। प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट की सहायता से आपके जो है मार्क्स लगाए जाते हैं। अब ओरल और प्रैक्टिकल को हम साइड में रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारा काम जो है एक्सपेरिमेंट्स करने का होता है, या वर्बली हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अब हमारे पास एग्जाम पर्पस से जो इम्पॉर्टेंट है वो रहता है रिटन फॉर्म में। रिटन एग्ज़ाम हमने ले लिया। अब रिटन जो एग्ज़ाम है वो भी कितने तरीके के होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होते हैं, एंड द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं। देखो, इनकी सहायता से, जब आपके इस सहायता से, मतलब ऐसे टाइप टेस्ट हो गए, शॉर्ट टाइप टेस्ट हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए, जब आप इनकी हेल्प से आप बच्चे को क्या करते हो, मार्क्स प्रोवाइड करते हो, तो इनको हम समझेंगे क्या होते हैं ऐसे टाइप, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर हम समझे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को, तो इसको हमने डिवाइड किया है 2 तरफ। इसको हम समझेंगे, रिकॉल टाइप टेस्ट होते हैं एंड द रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट होते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के ही ये आगे फर्दर डिवाइड किया है, रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप। रिकॉल को भी हमने 2 तरफ डिवाइड किया है, वन इज फिलअप्स एंड अदर इज वन वर्ड टाइप। रिकॉग्निशन टाइप को भी डिवाइड किया है, रीअरेंज टाइप, एमसीक्यूज टाइप, मैचिंग टाइप एंड फिलअप्स। ये एग्जांपल है आपके रिकॉग्निशन टाइप के। आपको क्वेश्चन में आता है कि जो रीअरेंज टाइप आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के, आपका कौन सा टाइप है आपके क्वालिटेटिव टर्म का, तो वो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है रिकॉग्निशन टाइप है या रिकॉल टाइप है, तो वो पता होना चाहिए आपका जो रीअरेंज टाइप है वो आपके रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऐसे टाइप टेस्ट से, कि ऐसे टाइप टेस्ट क्या होता है। इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो समझते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप टेस्ट क्या होता है। तो देखो, जहाँ पे आप अपने आंसर को सप्लाई करते हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हो। इसमें ये नहीं होता है कि आपने जो है, जैसे ऑब्जेक्टिव में होता है ना कि सिर्फ 1 वर्ड ही आपको लिखना होता है, एक क्वेश्चन का आंसर आपने सिर्फ 1 शब्द में देना होता है। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप टेस्ट में आप अपने आंसर को सप्लाई करते हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हो, अपने हैंडराइटिंग में आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, अपने स्टाइल में लिखते हो। तो ऐसे टाइप टेस्ट क्वेश्चंस रिक्वायर द लर्नर्स टू सप्लाई एन आंसर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन देयर ओन वर्ड्स एंड प्रेजेंटेड इन देयर ओन स्टाइल एंड हैंडराइटिंग। कि इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, सब्जेक्टिव टाइप जो हमारा आंसर होता है, हम अपने विचारों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, अपनी स्टाइल से लिखते हैं, अपने हैंडराइटिंग से लिखते हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें कि इसके क्या मेरिट्स है, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हैं। दूसरी मेन बात है कि ये क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान होता है। ऑब्वियस ही बात है, देखो कोई भी अगर हमने पेपर बनाना है, बीइंग अ टीचर, अगर हम टीचर है, हमने पेपर बनाना है, तो पूरे हम क्या करेंगे, आसान काम है ना हमारे लिए। क्योंकि अगर हमें देखो 5 क्वेश्चन देने हैं, पूरी बुक में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को छांटना कितना ईजी हो गया। 5 क्वेश्चन हमने क्या करने हैं, 10-10 नंबर के, हमने 50 नंबर का पेपर बनाना है। इस 50 नंबर के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं पूरी बुक में से। तो कितना आसान है कंस्ट्रक्ट करना, और कम जो है इसमें समय कम लगता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में।
अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसमें क्या है, अ फ्यू क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, देयरफॉर अ लिमिटेड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर कैन बी कवर्ड, कि बहुत जो है पूरा, अगर सब्जेक्ट पूरी बुक में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जब आप दोगे तो इससे क्या है, आपका पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर नहीं हो पाता है। इसलिए जो है लिमिटेड रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही कवर हो पाता है, या ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। स्कोरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग है एंड सब्जेक्टिव है। ऑब्वियस ही बात है, जब हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को चेक करते हैं तो उसमें हमारा कम समय लगता है और हमें पता है कि सिर्फ एक ही मार्क्स देना है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। लॉन्ग आंसर टाइप अगर आपके पास आंसर होगा तो उसमें क्या होगा, स्कोरिंग इज़ डिफ़िकल्ट, उसमें क्या है, रियलेबिलिटी भी नहीं रहती है एंड वैलिडिटी भी नहीं रहती है। हो सकता है आज जो है 10 में से उसको 7 क्वेश्चन 7 नंबर मिल गए, और सेकंड डे अगर वही टीचर इसको चेक करता है तो 7 की जगह 8 दे, तो ऐसी वैलिडिटी नहीं रहती है सब्जेक्टिव टाइप आंसर में। तो इसलिए ये क्या है, स्कोरिंग इज़ डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि पूरा अगर हमें अच्छे से जो है इवैल्यूएशन करनी है इस तरह के टेस्ट की, तो पूरा जो है पढ़ने में समय लगता है, इसलिए स्कोरिंग डिफ़िकल्ट होती है। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है पूरे सब्जेक्टिव टाइप आंसर को पढ़ने में, इसलिए हम कहते हैं कि स्कोरिंग डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है, वैलिडिटी कम होती है एंड रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता कम होती है ऐसे टाइप टेस्ट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, जहाँ पर आप जो है, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ इनको एक वर्ड, एक शब्द में आपको आंसर देना होता है। तो दीज टेस्ट कवर्ड ग्रेटर रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर देन द ऐसे टाइप टेस्ट एंड हैव हाई कंटेंट वैलिडिटी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है, आपके पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर हो सकता है, क्योंकि अगर आपने 50 नंबर का पेपर बनाना है, आपके लॉन्ग आंसर टाइप सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में तो सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन देने थे 10-10 नंबर के, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या है, एक एक नंबर, एक एक मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 50 क्वेश्चन बनाने हैं 50 नंबर के लिए। तो देखो इसमें पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर हो जाता है एक ही बार में। तो कहने का मतलब है पूरा सब्जेक्ट मैटर अगर कवर करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यूजफुल होते हैं। द स्कोरिंग इज ईजी एंड टेक वेरी लेस टाइम एंड हेंस डजंट कॉज फैटिक टू स्कोर। तो स्कोरिंग आपके लिए इजी होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि इसमें 10 में से 5 दूँ, 7 दूँ, 8 दूँ। अगर क्वेश्चन का आंसर सही किया है तो टिक करके लगा दिया मार्क्स। तो इजी होता है चेक करना, स्कोरिंग आसान होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड एट अ टाइम, कि एक समय में बहुत बच्चों को आप स्कोर कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट हु हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग कम्युनिकेशन, कि किसी को अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अगर 1 वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर होगा तो ईजिली जो टीचर होगा वो भी अंडरस्टैंड कर पाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है और क्या करना चाहता है। दीज टेस्ट है परफेक्ट स्कोरर, रियलेबिलिटी भी अच्छी होती है, विश्वसनीयता होती है। आप जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है 1 वर्ड में होता है, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मार्क्स में भी इतना नहीं रहता है, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं उसमें हो सकता है किसी ने बहुत अच्छा लिखा हो, उसको 10 में से 9 मार्क्स मिले हो, किसी को जो है किसी ने बिल्कुल भी अच्छा ना लिखा हो, 10 में से 10 मिल गए हो। तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ज़्यादा रियलेबिलिटी रहती है, विश्वसनीयता होती है, वैलिडिटी रहती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। फिर आगे हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था रिकॉल टाइप एंड रिकॉग्निशन टाइप में। तो समझते हैं रिकॉल टाइप क्या होता है, रिकॉग्निशन टाइप ऑफ टेस्ट कैसे होते हैं। तो रिकॉल टाइप में क्या होता है, आप सप्लाई करते हो आंसर को। कंप्लीशन टाइप टेस्ट आप इसको कहते हैं, पूर्ति परीक्षण आप इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्पेसिफिक मेडिसिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज, आपको जो ये एक वर्ड है वो आपको सप्लाई करना है, रिकॉल करना है, मतलब ध्यान में लाना है कि इस जो एक वर्ड है वो क्या होगा। तो आपने ध्यान में लानी है चीज़, रिकॉल करनी है, सप्लाई करना है आंसर। कंप्लीशन टाइप टेस्ट है कि कंप्लीट करना है सेंटेंस को, इसलिए हम इसको कहते हैं रिकॉल टाइप। इसमें जितने भी फिलअप्स हैं आपके वो आते हैं आपके सप्लाई टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट में, ठीक है। तो इसमें जैसे 1 वर्ड टाइप हो गया, फिलअप्स हो गए, वो एग्जांपल है आपके रिकॉल टाइप टेस्ट के। फिर दूसरा है रिकॉग्निशन टाइप। अब इसमें क्या करना है, आपने पहचान करनी है, आपके पास गिवन है सब कुछ, आपने उनमें से बस पहचान करनी है। जैसे MCQs हो गए। अब MCQs में क्या होता है, स्टेम एंड ऑप्शन होता है, आपके पास पूरा लिख के दिया होगा और ऑप्शन भी होते हैं। आपने क्या करना है, उन ऑप्शन में से चूज करना है एक आंसर।
आपने इसमें कुछ रिकॉल नहीं करना है, आपने जस्ट पहचान करनी है, ये ऑप्शन होगा सही, ये है या ये है। तो ज़्यादा इसमें कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना होता है। तो रिकॉग्निशन पहचान टाइप जो टेस्ट होते हैं उसमें आपने पहचान करनी होती है आंसर की। आपके पास स्टेम दिया होता है, ऑप्शन दिया होता है, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें स्टेम्स या ऑप्शन दिए होते हैं वो आते हैं रिकॉग्निशन टाइप में। जैसे मैचिंग टाइप टेस्ट है, इस साइड आपको दिया हुआ है, इस साइड भी आपको दिया, आपने जस्ट मैच करना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इसमें भी आपने जस्ट पहचान करनी है कि इसका आंसर इनमें से क्या होगा। ट्रू एंड फॉल्स में भी सेम रहता है कि आपने जो है आपके पास गिवन है, आप उनमें से सिर्फ ये बताओगे ये सही है या गलत है। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स टाइप टेस्ट है, मैचिंग टाइप टेस्ट है, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट है, ये आपके एग्जाम्पल है रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट के। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटेटिव या न्यूमेरेटिव मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन की। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।